चलिए ये क्वेश्चन देखिए क्या है। आपको इस तरह का एक सेटअप गिवन है, ठीक है। इस सेटअप के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो दी गई है। दैट मीन आपसे बोला गया है कि ये है सोर्स। सोर्स इस वाले स्लिट से L1 डिस्टेंस पे है एंड इस वाले स्लिट से L2 डिस्टेंस पे है। यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, दोनों ही स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो आपको गिवन है 10 माइक्रोमीटर। तो जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन उन सबको मैं साइड में लिख देता हूँ। L1 की वैल्यू 20 माइक्रोमीटर, L2 की वैल्यू 40 माइक्रोमीटर। वेवलेंथ ऑफ लाइट जो हम यूज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के लिए वो 510 की पावर -9 मीटर हो जाएगी। ओके, इसके अलावा कैपिटल डी की वैल्यू आपको गिवन है 2 मीटर एंड स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है 10 माइक्रोमीटर। आपसे बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा रिलेटेड टू द सेंट्रल लाइन वेयर मैक्सिमा अपीयर ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन में जहां जहां पर मैक्सिमा बन रहा है उन मैक्सिमा की पोजीशन को दिखाने के लिए जो एंगल होगा थीटा, जो यहाँ पर देखिए डायग्राम के अंदर, ये थीटा आपको यहाँ पर दिखाना है। ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपको बताना है, ठीक है। तो अब क्या करें इस केस में, तो आप देखिए क्या करना चाहिए हमें इस केस में। L1 L2 देखिए, तो भाई आप यहाँ पर लेट कोई जनरल पॉइंट लेकर के चल रहे हैं। जनरल पॉइंट मैंने एक P दिखाया हुआ है। इस जनरल पॉइंट के लिए अगर बात करें कि लेट यहाँ पर इंटरफेरेंस हो रहा है, तो उसके लिए आपको पता है कि इंटरफेरेंस किस तरह का है, कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव, ये जानने के लिए आपको पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं पॉइंट P पर जो लाइट वेव्स आ रही है इनके बीच का पाथ डिफरेंस निकालने जा रहा हूँ। तो ये एक लाइट वेव आ रही है, देखो ऐसे, ये एक लाइट वेव आ रही है ऐसे। आपको पता है कि S2P माइनस S1P इक्वल होगा D साइन थीटा, है ना। एंड यहां से यहां तक का कुछ पाथ और है यहाँ पर जिसमें डिफरेंस आपको दिख रहा है। तो पाथ डिफरेंस अगर पॉइंट P पे लिखूं मैं, पाथ डिफरेंस एट P अगर लिखें तो आप बोलेंगे पाथ डिफरेंस इक्वल होगा, देखो D साइन थीटा तो होगा ही S2P माइनस S1P। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, S2P माइनस S1P। देखो S2P ये है टोटल लेंथ, S2P S1P ये है ना। इसको मैं दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ। दिस इज S2 प्लस S2P माइनस S1 प्लस S1P। इस वाले पार्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, S2 माइनस S1 प्लस S2P माइनस S1P। ये जो टर्म लिखा हुआ है दिस इज द पाथ डिफरेंस। एंड यहाँ पर वैल्यूज देखें तो SS2 माइनस SS1 मतलब L2 माइनस L1 है ये, एंड S2P माइनस S1P। S2P माइनस S1P कितना हो जाएगा बेटा, तो ये है D साइन थीटा। ओके, ये एक्सप्रेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपको पता है कि अगर हम पॉइंट P पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहते हैं या मैक्सिमा हमें निकालना है, देखो हमें मैक्सिमा जो है उनके लिए एंगल की बात करनी है। तो मैक्सिमा अगर बन रहा हो लेट पॉइंट P पर, तो उसके लिए जरूरी है कि डेल्टा एक्स जो हो वो n लैम्डा का मतलब लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो फॉर मैक्सिमा आप बोल सकते हैं कि डेल्टा एक्स n लैम्डा होगा। तो n लैम्डा इक्वल होगा L2 माइनस L1 प्लस D साइन थीटा। यहाँ तक हो गया। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। D साइन थीटा इस तरह से लिखा जा सकता है, L2 माइनस L1 n लैम्डा माइनस L2 माइनस L1, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर साइन थीटा चाहें तो साइन थीटा हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 1/d n ब्रैकेट n लैम्डा माइनस L2 माइनस L1, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए, जो भी वैल्यूज हैं वो सारी रख दीजिए जो भी आपको नोन है। तो स्मॉल डी की वैल्यू 10 माइक्रोमीटर थी, सो 1/10 इंटू 10 की पावर -6। n नहीं पता है, लैम्डा की वैल्यू 500 नैनोमीटर थी, सो दिस इज 5 इंटू 10 टू द पावर -7 माइनस L2 माइनस L1।
तो 20 माइक्रोमीटर एंड 40 माइक्रोमीटर ये थी वैल्यूज। तो 40 माइनस 20 मीन्स 20 माइक्रोमीटर आएगा, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। 10 की पावर 6 ब्रैकेट के अंदर से कॉमन कर लेते हैं, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर लिखा होगा 1/10, ठीक है बेटा। एंड यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पे 10 की पावर माइनस 1 बचा है, तो 5/10 इंटू n माइनस 20 ये लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, है ना। इसमें से अगर देखें तो हम और क्या कॉमन कर सकते हैं, और हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में से 1/2 बन रहा है, ये n/2 बन रहा है, 1/10 n माइनस 40/20 ये एक्सप्रेशन यहाँ पर मुझे बनता हुआ दिख रहा है। n माइनस 40/20 दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। बताइए साइन थीटा का ये एक्सप्रेशन आ गया है। अब साइन थीटा का एक्सप्रेशन आपको ये जो दिख रहा है, इस एक्सप्रेशन से देखिए यहाँ पर थीटा कैसे लिखा जा सकता है, लाइक साइन इनवर्स थीटा कैसे लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स n माइनस 40/20। आप क्या कर सकते हैं, n की वैल्यूज कंसिडर कर सकते हैं, n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आप लेंगे तो आपको थीटा की वैल्यूज मिल जाएगी 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह से n की वैल्यूज हो सकती हैं, बताइए, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो मैक्सिमा है उनके लिए एंगुलर पोजीशन मिल जाएगी। दिस वाज द पार्ट 1। पार्ट 2, हाउ मेनी मैक्सिमा विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। अब स्क्रीन पे कितने नंबर ऑफ मैक्सिमास हमको मिलने वाली हैं, ये हमको बताना है। देखिए कैसे करेंगे। तो दो तरीके होते हैं इस तरह के क्वेश्चन करने के। एक तो मैथमेटिकल अप्रोच है पूरी तरह, जिसमें आप मैथमेटिकली सारी चीजें मैथमेटिकली सारे रिलेशंस को लेकर के चलेंगे, सॉल्व कर देंगे। एंड एक है आप प्रैक्टिकल अप्रोच भी यूज कर सकते हैं कि एक्चुअल में कैसा केस हो रहा है। देखिए समझ आता हूँ मैं दोनों ही चीजें आपको। हाउ मेनी मैक्सिमा विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, टोटल कितने मैक्सिमा स्क्रीन पे बनेंगे ये पूछा जा रहा है। तो मैथमेटिकली मैं यहाँ पर पहले तो एक पार्ट यूज कर सकता हूँ। हमें पता है कि भाई हमने साइन थीटा की वैल्यू इक्वल निकाल दी है n माइनस 40/20। साइन थीटा की ये वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाली हुई है इस पार्ट में, है ना। अब मुझे पता है कि बेसिकली जो साइन थीटा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। तो ये जो क्वांटिटी आपने लिखी है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आपको पता चल चुकी हैं। तो इसका मतलब हुआ कि n माइनस 40/20 की जो वैल्यू होगी, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी ये -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए, -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए। बताइए ठीक है क्या, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। यही तो होगा रिलेशन। इस रिलेशन को सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, लेट 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो -20 n माइनस 40 +20। आप चाहो तो +20 +40 दोनों तरफ ऐड कर दो, तो ये 20 n 60। तो n की मिनिमम वैल्यू आपको मिल रही है कितनी, 20। n की मैक्सिमम वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 40। तो इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ मैक्सिमा जो आप ऑब्टेन कर सकते हैं ऑन द स्क्रीन, कितने हो गए, 60 माइनस 20 मीन्स 40। कितने हो गए बेटा, 40 मैक्सिमा आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 40 ब्राइट फ्रिंजेस आपको टोटल मिल सकती हैं। पार्ट सी, what should be the minimum thickness of a slab of refractive index 1.5 be placed on the path of the one of the ray so that the minima occurs at C। तो पॉइंट सी पर मिनिमा मिले हमको। पॉइंट सी कौन सा है, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन। इस पॉइंट पे मिनिमा मिले तो उसके लिए हमें यहाँ पर किस मिनिमम थिकनेस की शीट को प्लेस करना पड़ेगा किसी भी एक स्लिट के सामने। तो अब इस केस में हम क्या करें, तो पहले तो लेट यहाँ पर देखें, अगर कोई लाइट यहाँ से जा रही होती है ऐसे पॉइंट सी पे पहुंच रही होती, तो आपको दिखेगा भाई इस केस में जब लाइट रेज ऐसे आ रही हैं, लाइट वेव्स ऐसे आ रही हैं, ऐसे जा रही हैं, तो इधर वाला जो पार्ट है, इधर वाला जो पाथ है वो तो सेम था, इधर वाले पाथ में डिफरेंस था, है ना। लेट इधर वाला पाथ में कितना डिफरेंस हो दोनों के, ये कैलकुलेट कर ले पहले, तो उससे हमें हेल्प मिल जाएगी सोचने में। तो L2 माइनस L1 कितना है, लेट पहले ये कैलकुलेट करें। तो ये कितना मिल रहा था हमको, 20 माइक्रोमीटर मिला है। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ अगर हम बात करें, कितने लैम्डा का कितना मल्टीपल है इसको चेक करें अगर,
तो 20 बाय 500 इंटू 10⁻⁹ है ना। इसको ऐसे चेक करते हैं। तो ये 20 इंटू, ये देखो ये बन रहा है 10⁻⁸, ये सब कैंसिल हो गया, 10⁻⁸, देन ये बनेगा 20 इंटू 10⁻+8 बनेगा, ऊपर जाकर के 27/5 ऐसे लिख दिया है, ठीक है। ऊपर 10⁻⁻6 भी चल रहा है, तो 10⁻⁻6 भी है एक एडिशनल। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आ रहा है, देन ये 40 आ रहा है ना। तो मतलब आप चाहो तो इस पाथ डिफरेंस, इस L2 - L1 को ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज 40 लैम्डा। L2 - L1 क्या है बेटा, 40 लैम्डा के इक्वल है। लैम्डा की वैल्यू 500 नैनोमीटर अगर लेंगे तो 40 टाइम्स इसका। तो इसका मतलब हुआ कि जब यहाँ से लाइट आएगी ऐसे, एंड यहाँ से जब लाइट आएगी ऐसे, तो इधर वाली जो लाइट है एंड इधर वाली जो लाइट है, इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है, ये 40 लैम्डा ऑलरेडी यहाँ पर बन रहा है। इस पॉइंट पे 40 लैम्डा पाथ डिफरेंस है। हम यहाँ पर क्या करें, किसी एक स्लिट को कवर कर दें, वो भी इस तरह से कवर कर दें कि यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है ये 40 लैम्डा माइनस λ/2 हो जाए, या 40 लैम्डा प्लस λ/2 हो जाए। बताइए समझ पा रहे हैं। मतलब λ/2 पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो λ/2 का मल्टीपल हो जाएगा, ये ऑड मल्टीपल हो जाएगा। तो सिंपली आप क्या बोलेंगे कि मिनिमा बनने लगेगा पॉइंट की पर। तो हमें एक ऐसी शीट रखनी है जिससे λ/2 का पाथ डिफरेंस एडिशनल आने लगे किसी भी एक लाइट वेव के वे में, है ना। तो एडिशनल पाथ डिफरेंस जो रिक्वायर्ड है वो कितना है बेटा, λ/2। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि भाई μ-1 t, या फिर मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ कि भाई पूरा पूरा जो पैटर्न है वो अभी इस तरह का है कि यहाँ पर मैक्सिमा बन रहा है, यहाँ पर मैक्सिमा तो उसी रेगुलर इंटरवल में बन रहे होंगे, इनके बीच में मिनिमा बन रहे होंगे, यहाँ पर इनके बीच में यहाँ पर मिनिमा बन रहे होंगे। मैं एक ऐसा स्लैब रख दूं सो दैट यहाँ पर जस्ट ये क्या हो जाए, जस्ट ये शिफ्ट हो जाए पूरा पूरा पैटर्न बाय λ/2। तो फ्रिंज शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो फ्रिंज शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि μ-1 t/λ, ये शिफ्ट था, ये मैंने कल बताया था आपको, ये किसके इक्वल होना चाहिए, हाफ फ्रिंज शिफ्ट के इक्वल। ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर देते हैं यहाँ से, 1/2 μ-1, म्यू की वैल्यू आपको गिवन है कि हमने 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चूज कर रखा है, सो दिस इज 0.5/5 इंटू 10⁻⁷ इंटू टी। टी इज आवर आंसर। टी की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁷ मिल रही है, डिवाइडेड बाय 1 है सिंपली। तो टी की वैल्यू आपको 500 नैनोमीटर ही मिली है। सो दिस इज द आंसर। तो अब मैंने आपको बोला कि भाई यहाँ पर एक अप्रोच तो है ये मैथमेटिकली हम ऐसा कर सकते हैं, दूसरी अप्रोच और है यहाँ पर जो आप प्रैक्टिकली इसको सोच सकते हैं कि भाई इन दोनों वेव्स के पाथ में जो डिफरेंस है वो 40 लैम्डा का है। अगर मैं इस स्क्रीन पे एक बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे इधर कोई पॉइंट कंसिडर करूं, तो आपको पता है वहां पे जो वेव्स आएंगी S1 एंड S2 से, उसमें से S1 से आने वाली वेव और S2 से आने वाली वेव दोनों पैरेलल आएंगी, ऑलमोस्ट स्क्रीन के ही पैरेलल आएंगी। ये कॉन्सेप्ट कल मैंने समझाया था आपको। इसमें से इस वाली वेव ने कुछ एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर रखा होगा, कितना, d के इक्वल। एंड d की वैल्यू कितनी है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा अगर लिखें, तो d की वैल्यू 10 माइक्रोमीटर है। 20 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 40 लैम्डा, तो 10 माइक्रोमीटर किसके इक्वल होगा, 10 लैम्डा के इक्वल होगा, सॉरी 20 लैम्डा के इक्वल होगा। तो जब आप इस स्क्रीन पे बहुत लार्ज डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे देखोगे, तो यहाँ से आने वाली लाइट वेव 20 लैम्डा पाथ एक्स्ट्रा कवर कर लेगी। बट उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि इसने ऑलरेडी 40 लैम्डा इसका पाथ एक्स्ट्रा था, इसने 20 लैम्डा तो कवर कर लिया, बट 20 लैम्डा का पाथ डिफरेंस अभी भी रह गया। इसका मतलब ये है कि जब इनफाइनाइट पे आप यहाँ पर बहुत लार्ज डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेंगे, तो उस पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस बचा होगा वो भी 20 लैम्डा का है। मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट मैं ले रहा हूँ, वहां पर पाथ डिफरेंस अभी भी 20 लैम्डा का है। तो 20th ऑर्डर की यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बन रही होगी। इसी तरह से अगर मैं इस स्क्रीन पे इस तरफ कहीं पे कोई बहुत लार्ज डिस्टेंस पॉइंट लूं, तो यहाँ से जाने वाली वेव और यहाँ से जाने वाली वेव ऑलमोस्ट स्क्रीन के पैरेलल जाएंगी। एंड इस वाले ने एक्स्ट्रा पाथ कवर किया होगा, वो भी कितना, 20 लैम्डा का। ये ऑलरेडी 40 लैम्डा का पाथ एक्स्ट्रा कवर करके चल रही थी, 20 लैम्डा इसने और कवर कर लिया, तो 60 लैम्डा पाथ डिफरेंस हो जाएगा फाइनली उस पोजीशन पर। तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस होगा स्क्रीन में वो 60 लैम्डा का होगा।
तो 20 लैम्डा से 60 लैम्डा तक पावर डिफरेंस जा रहा है, तो 20 लैम्डा 21 लैम्डा है ना, 21 लैम्डा यहाँ पर बनेगा, 22 ऐसे करके 60 लैम्डा तक जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ जो ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी वो कितनी होंगी, तो वो हम कैसे लिख सकते हैं, तो सेम उसी कॉन्सेप्ट से लिखिए, टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस कितनी होगी 60 से 20 तक, तो 40 आपको यहाँ पर आंसर मिलने वाला है। ठीक है, ओके। अब ये देखिए यहाँ पर वेरिएशन तो नहीं है, अब इसको वेरिएशन तो मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ एक पॉइंट और है जो उससे रिलेटेड है, तो मैं इसको भी एक रिजल्ट के तौर पे आपसे बोलूंगा कि आप याद रखें। क्या है, इंटेंसिटी एट जनरल पॉइंट ऑन स्क्रीन। जनरल का मतलब है, यहाँ पे जनरल का मतलब है अदर देन ब्राइट और डार्क फ्रिंज पोजीशन। ओके भाई, हमें ये पता है कि जो हमारे पास सेटअप है, जो हमारे पास सेटअप है इंटरफेरेंस का YDAC का, उसमें जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होनी है वहां पर फॉर्मूला चल रहा है ये वाला। देखिए दोनों ही स्लिट्स हम जो लेते हैं वो दोनों सेम साइज के होते हैं। देखिए कुछ बेसिक सी चीजें हैं बहुत, बट बहुत इंफॉर्मेटिव हैं। ये है हमारे पास YDAC सेटअप, कोई वेरिएशन नहीं है, प्लेन YDAC की बात कर रहा हूं मैं। देखिए ऐसा है, सारी चीजें वही हैं जो आपको नोन है, ये D है, ये S1 है, ये S2 है। ठीक है बेटा, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, ये कैपिटल D, वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा। ओके, आपको पता है इस केस में जब हम बाय डिफॉल्ट YDAC सेटअप की बात करते हैं तो उसमें जो स्लिट का साइज होता है, मतलब यहाँ पे जो स्लिट्स हमने फॉर्म किया है, यहाँ पे जो स्लिट्स हमने फॉर्म किया है, दोनों ही सेम है। आइडेंटिकल स्लिट्स विथ होने का हमें जो बेनिफिट मिलता है वो ये कि अगर स्लिट्स का साइज सेम है, इफ स्लिट width is same, in that case I1 I2 दोनों इक्वल होते हैं। बट अगर स्लिट विथ सेम नहीं है, स्लिट विथ अगर सेम नहीं है, तो आपको ये समझना पड़ेगा भाई, स्लिट विथ अगर सेम नहीं है तो स्लिट, हमने अभी जो बात की थी वो स्ट्रिप लाइट स्लिट की बात थी, आप इनकी विथ को बढ़ा देंगे। अगर आपने इसकी विथ को डबल कर दिया तो अब डबल लाइट एंटर करेगी। बताइए, आपने स्लिट की विथ को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो डबल लाइट एंटर करेगी। तो स्लिट विथ बढ़ाते जाएंगे तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो उस स्लिट से एंटर कर रही होगी वो भी लगातार बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये एक पॉइंट आपको याद रखना। बट अगर स्लिट विथ सेम है दोनों स्लिट्स की, तो दोनों से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी सेम होगी, I1 I2। लेट इसको मैंने I कंसिडर कर लिया। अब जहां पर मैक्सिमा बन रहा है, जहां पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है, उस पोजीशन के लिए अगर आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखेंगे तो आप बोलेंगे I1 I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस 0 डिग्री। पाथ डिफरेंस कितना बनता है, 0 डिग्री या 2 पाई या एंड सो ऑन। इंटेंसिटी तो सेम ही रहेगी, कॉस का फंक्शन की वैल्यू 1 ही रहेगी ना। तो ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है कितना दिख रहा है बेटा, 4I लिखा है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी एट द पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज 4I। ठीक है, फॉर डार्क फ्रिंज, फॉर डार्क फ्रिंज रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे I1 I2 माइनस का 2 रूट I1 I2, कॉस पाई की वैल्यू, कॉस पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस पाई की वैल्यू बताओ, माइनस का 1, ये था ना फॉर्मूला, सॉरी ये था ना फॉर्मूला, कॉस पाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1। इसको देखेंगे तो ये रिजल्ट आपको 0 मिलने वाला, मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी डार्क फ्रिंज के केस में 0 मिलेगी एग्जैक्टली। कब, जब आपने स्लिट विथ सेम ली हुई है तब। अगर स्लिट विथ सेम नहीं होते तो इंटेंसिटीज I1 एंड I2 इक्वल नहीं होती, एंड आपको मिनिमा वाली पोजीशन पे भी एग्जैक्टली 0 इंटेंसिटी नहीं मिलती, मिनिमम मिलती, 0 नहीं मिलती। ठीक है ना। अब लेट, ये तो दो स्पेशल केस है ना, दो स्पेशल केसेस की हमने बात की, बट अगर हम यहाँ पर एक इस तरह के केस को ले लें, लेट यहाँ पर एक जनरल पॉइंट है, पॉइंट P, जहां पर न ही डार्क फ्रिंज बन रही है, न ही
ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है हमको, या फिर मैं बोल सकता हूँ इसको कि मैं एक्स जो पोजीशन मैंने दिखाई है पॉइंट पी की, एक्स के साथ इंटेंसिटी कैसे चेंज हो रही है स्क्रीन पे वो चेक करना चाहता हूँ। तो पोजीशन पी पर आपको फेज डिफरेंस पता होना चाहिए, तब जाकर के आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिख पाएंगे। एट अ जनरल पोजीशन पी, आपको पॉइंट पी पर क्या पता होना चाहिए, फेज डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके लिए क्या पता होना चाहिए, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कैसे लिखेंगे, तो पाथ डिफरेंस पॉइंट पी पर देखिए हम ऐसे ही लिखेंगे कि भाई यहां से जो लाइट गई है, ये देखिए एक लाइट भी वैसे गई है, एक लाइट भी वैसे गई है, इनके बीच में पाथ डिफरेंस लिखना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट पी का सहारा लिया हुआ है, ये है थीटा। आपको पता है कि भाई पाथ डिफरेंस जो था उस पोजीशन पर वो डी साइन थीटा था, ठीक है ना बेटा। साइन थीटा ऑलमोस्ट tan थीटा होगा, अगर आपने वो सारे अप्रोक्सीमेशन ले सकते लिए हैं कि कैपिटल डी स्मॉल डी के रिस्पेक्ट में बहुत लार्ज है, तो साइन थीटा बहुत स्मॉल होगा, है ना। ओके, tan थीटा के ऑलमोस्ट इक्वल होगा, एंड tan थीटा कितना हो जाएगा, x बाई कैपिटल डी हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट सेटिंग हमारी यही है। देन डेल्टा एक्स इज द पाथ डिफरेंस। डेल्टा एक्स अगर आपको पता है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, फेज डिफरेंस लिख सकते हैं। फेज डिफरेंस कितना होता था, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू path difference, and path difference is dx by capital D. This will be the phase difference. And अगर phase difference आपको मिल गया तो resultant intensity at point P कितनी आएगी बेटा, तो ये आएगी I1 I2 plus 2 root I1 I2 cos phi, and phi is equal to 2 pi by lambda D by capital D into x। ये आ जाएगा, बताइए। This will be the resultant intensity। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, I1 I2 की दोनों की वैल्यू सेम थी, तो ये बन रहा है, देखो ये 2i बनेगा, कॉमन कर लिया मैंने, ये लिखा है 1 प्लस कॉस 2 पाई डी एक्स बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू आई रिजल्टेंट। अब ये कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ, कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है ना, कॉस 2 थीटा। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर ये वाला लिख रहा हूँ, 1 माइन प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। बताओ ठीक है ना। ओके, कॉस थीटा का फॉर्मूला मैंने लगाया, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 लिख दिया मैंने, बन जाएगा बेटा। ये इस एक्सप्रेशन में -1 से +1 कैंसिल हो रहा है, ये बन रहा है 4i कॉस स्क्वायर पाई डी एक्स बाय कैपिटल डी। दिस विल बी द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी जनरल पॉइंट। बताइए, कोई कंफ्यूजन है इसमें, समझ पा रहे हैं ये रिलेशन आप, ठीक है ना। देखिए एग्जांपल है इसी बेस्ड, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज डी। आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो सारी मैं पहले अलग से नोट कर लेता हूँ। 0.25 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स इज 100 सेंटीमीटर। इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज यूज्ड 6000 एंगस्ट्रॉम। I नॉट इज द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो भाई सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे जो इंटेंसिटी थी वो कितनी थी हमारे रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो ये हमने रिजल्ट लिखा हुआ है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन पर जो इंटेंसिटी थी वो 4 आई थी, तो 4 आई थी, ये हमने निकाला हुआ था, ठीक है ना। ये तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन पे जो इंटेंसिटी है वो 4 आई है, मींस इसी को इन्होंने आई नॉट बोला है, तो आई नॉट इक्वल है 4 आई, एंड विच इज इक्वल टू मींस आई नॉट इक्वल टू 4 आई। द इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस x, तो अब x डिस्टेंस x इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -5 मीटर। इस पोजीशन पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, इतनी डिस्टेंस पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी, तो आपको दिख रहा है डायरेक्टली हमें ये जो रिलेशन था उस रिलेशन के अंदर सारी वैल्यूज गिवन है। 4i मींस आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाई कैपिटल डी इंटू स्मॉल डी इंटू एक्स, ठीक है।
तो ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आपको रिजल्टेंट डेंसिटी मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ आई नॉट। दिस इज द आंसर। ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था जो इस तरह के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब थोड़ा सा इससे अच्छे क्वेश्चन भी हो सकते हैं इसी पे बेस्ड। दिखाता हूं मैं आपको क्या है। क्वेश्चन को पढ़िए। इन अ YDSE बोथ स्लिट्स प्रोड्यूस इक्वल इंटेंसिटीज ऑन द स्क्रीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है क्वेश्चन की लैंग्वेज में वो ये कि I1 I2 दोनों इक्वल हैं, लेट I। ठीक है। देन 100% ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द स्लिट। अब ये इंफॉर्मेशन देने का लॉजिक ये था कि अगर आप कोई स्लिट को कवर करेंगे किसी शीट से, तो शीट से आपको पता है पार्शियली रिफ्लेक्शन होता है, पार्शियली रिफ्रैक्शन होता है, ट्रांसमिशन होता है। तो पार्शियल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि इंटेंसिटी जो होगी इमर्जिंग लाइट की वो कम हो चुकी होगी एक्चुअल केस में। बट यहाँ पर आपको मान के चलना है कि जो हमने शीट यूज की है, फिल्म यूज की है, वो 100% ट्रांसपेरेंट थी, सो दैट जो भी लाइट आप इस पे इंसिडेंट कराएंगे वो पूरी पूरी पास होने वाली है। नाउ द इंटेंसिटी ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ सिस्टम ऑन द स्क्रीन becomes 75% of the previous intensity. The wavelength of the light is 6000 angstrom and mu की वैल्यू आपको गिवन है। थिकनेस ऑफ द फिल्म कैन नॉट बी, थिकनेस ऑफ द फिल्म कितनी नहीं हो सकती, ये पूछा गया है। तो पहले तो मैं ये डायग्राम यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, फिर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले जब आपने यहाँ पर कोई भी शीट को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, इन दैट केस आपको पता है कि सेंटर की पोजीशन पर मैक्सिमा बन रहा था। बेटा बोलो, सेंटर की पोजीशन पे क्या बन रहा था? मैक्सिमा बन रहा था। तो सेंटर पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी थी इनिशियली सेंटर की पोजीशन पर इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ जो थी वो 4I के इक्वल रही होगी, है ना। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक शीट को इंट्रोड्यूस कर दिया है इस तरह से। जैसे ही आपने ये शीट को इंट्रोड्यूस कर दिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, थिकनेस टी कंसीडर करिए। अब क्या प्रॉब्लम आएगी, अब यहाँ पे जो पूरा का पूरा पैटर्न है वो शिफ्ट हो गया है ऊपर की तरफ। आपने ऊपर वाले स्लिट को कवर किया तो पूरा पूरा पैटर्न अप साइड शिफ्ट होने वाला है। तो पैटर्न अप साइड शिफ्ट हो गया, ये मुझे यहाँ पर पॉइंट क्लियरली दिख रहा है। ठीक है। अगर पैटर्न पूरा पूरा शिफ्ट हो गया तो बेसिकली यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी थी वो थी आई नॉट। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या थी? आई नॉट। अब जब आप इस पॉइंट पोजीशन से दोनों तरफ किसी भी तरफ आगे मूव करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे जो इंटेंसिटी थी, लेट आई नॉट को मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो इंटेंसिटी थी वो 100% थी। समझिएगा, आप आई नॉट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। अब जब इधर से आप इस तरफ जाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर कहीं मिनिमा आएगा, मिनिमा पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 0%। फिर इधर जाएंगे तो यहाँ पे मैक्सिमा आएगा, यहाँ पे इंटेंसिटी वापस से बढ़ करके कितनी हो चुकी होगी बताओ? 100%। ऐसा कुछ हो रहा है। तो इस ऑर्डर में इंटेंसिटी लगातार जब आप देखेंगे, इस ऑर्डर में इस तरफ जाने पे इंटेंसिटी 100 से कम हो रही, कम हो रही, कम हो रही, कम होते होते 0 हुई, 0 से वापस से बढ़ने लगी, बढ़ते बढ़ते 100 हुई, फिर से कम हो रही है, फिर से 0 हुई। इस तरह से वेरिएशन चल रहा है लगातार। तो हम क्या करें, हम यहाँ पर पूरा का पूरा पैटर्न इस तरफ से शिफ्ट कर दें अप साइड, सो दैट कि यहाँ पर देखो जब 100 से आप इस तरफ जा रहे थे तो यहाँ पर कहीं पॉइंट आया होगा जहाँ पे इंटेंसिटी 75% थी। सिमिलरली यहाँ पर एक पॉइंट होगा जहाँ पे इंटेंसिटी 75% होगी, यहाँ पर एक पॉइंट होगा जहाँ पे इंटेंसिटी 75% होगी। तो वो पॉइंट आप पूरा पूरा पैटर्न इस तरफ शिफ्ट करें कि ये जो पॉइंट है ये वाला शिफ्ट होकर के यहाँ पर आ जाए, या फिर ये वाला पॉइंट शिफ्ट होकर के यहाँ पर आ जाए, या फिर ये वाला पॉइंट शिफ्ट होकर के यहाँ पर आ जाए। ऐसा कुछ भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात, है ना। तो इस तरह से हमें शिफ्टिंग करानी है, तो अब उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर थिकनेस कितनी होनी चाहिए ये पूछा जा रहा है। तो पहले तो आपको पोजीशंस पता होनी चाहिए कि भाई ये जो पोजीशंस हैं जहां पर इंटेंसिटी 75% होगी वो पोजीशन कौन सी है। सेंट्रल ऑफ द स्क्रीन से इन पॉइंट्स की डिस्टेंस कितनी है ये हमको पता होना चाहिए ना। तो इसके लिए पहले तो मैंने बोल दिया कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसी जनरल पॉइंट पे जो होती है उसका रिलेशन होता है आई नॉट मीन्स 4I, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर पाई डी बाई, एक मिनट मैंने यहाँ पे रिजल्ट क्या लिखा था, यहाँ पे लैम्डा भी चल रहा है भाई, लैम्डा भी है यहाँ पर। ठीक है, ये लैम्डा भी था यहाँ पर, 2 पाई बाई लैम्डा डी एक्स बाई कैपिटल डी, लैम्डा भी था यहाँ पर साथ में। ठीक है, तो पाई डी अपॉन डी इंटू लैम्डा इंटू एक्स, ये था रिलेशन।
वो पॉइंट जहां पर रिजल्ट, वो सारे पॉइंट्स जहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी 75% होने वाली है, 75% मतलब सेंटर पे जो इंटेंसिटी है उसकी 75%, तो आप बोलेंगे कि ये हो गया 3/4 ऑफ आई नॉट इक्वल होगा आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई डी अपॉन डी इंटू लैम्डा इंटू एक्स। हो जाएगा ना बेटा? इसको सॉल्व करते हैं। आपको इस तरफ आरएचएस में स्क्वायर दिख रहा है, रूट ले लेते हैं, तो कॉस ऑफ पाई डी अपॉन डी लैम्डा एक्स इक्वल होगा √3/2, बट ये प्लस माइनस भी हो सकता है ना? ये रिलेशन मुझे दिख रहा है। अब ये जो रिलेशन दिख रहा है इसमें से बताइए कि भाई cos पाई डी बाई डी लैम्डा इंटू एक्स अगर प्लस माइनस √3/2 है, तो ये जो वैल्यूज होंगी कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है? तो आप देखेंगे भाई +3/2 देखें तो साइन कॉस के टेबल में 30 डिग्री की वैल्यू होती है π/6 की, है ना? π/6 की वैल्यू होती है। पाई माइनस π/6 करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, बट वैल्यू माइनस का √3/2 आ जाएगी, है ना? तो -3/2 हो सकती है। पाई प्लस π/6 करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, अगेन निगेटिव, वैल्यू माइनस का √3/2 हो जाएगी। इसी तरह से 2 माइनस π/6 करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, तो वैल्यू पॉजिटिव का प्लस √3/2 हो जाएगी। इसी तरह से 2 प्लस π/6 करेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो गई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज लिख सकते हैं। ये वैल्यूज जो हैं, इन वैल्यूज के लिए कॉस तो हटा दो इधर से, इन वैल्यूज के लिए आपको जो वैल्यू है प्लस माइनस √3/2 मिलेगी। तो x की जो वैल्यूज पॉसिबल है वो कौन कौन सी हो गई? डी लैम्डा बाई पाई डी, ये तो लिखा ही है साथ में। इसके साथ में मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में क्या है बेटा? तो एक बार π/6 है, तो मैं यहाँ वाले जो टर्म है ना, यहाँ वाले टर्म ये प्रोडक्ट में है 1/1 सारे, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। थोड़ा सा लाइन कम यूज करनी पड़ेगी इसके लिए। तो पहला है π/6, दूसरा है देखो 5π/6, तीसरा है देखो 7π/6, फोर्थ है देखो 12 - 1 11π/6, नेक्स्ट है 13π/6। बोलो बेटा ठीक है ना? ये सब ये वैल्यूज चल रही हैं। ओके, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, आप मल्टीप्लाई करेंगे अभी अंदर वाले टर्म्स में। तो इन पोजीशंस पर, एक्स की इन पोजीशंस पर आपको जो इंटेंसिटी मिलने वाली है वो 75% होगी, ये आप बोल सकते हैं। तो अब पूरा का पूरा पैटर्न, अब देखिए यहाँ पर लेट ये जो पोजीशन है, यहाँ पर इंटेंसिटी डायग्राम में देखिए, डायग्राम में इस पोजीशन पर हूँ मैं, इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है वो 75%। अगर मैं यहाँ पर एक ऐसी स्लैब रखूं जिससे कि ये पॉइंट ही शिफ्ट होकर के यहाँ तक आ जाए, तो इंटेंसिटी 75% हो जाएगी। तो बोल सकते हैं आप कि भाई एक्स जो हमने निकाली है पोजीशंस, इतना ही शिफ्ट हो जाए पैटर्न ऑफ साइड, है ना? तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी? 75% हो चुकी होगी। तो फिर जो शिफ्ट वाला हमने कल रिलेशन निकाला था, उसका फॉर्मूला था μ-1 इंटू टी डी बाय स्मॉल डी, ये था शिफ्ट कल हमने निकाला था एक्स। एंड ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये इक्वल होना चाहिए डी लैम्डा बाई पाई डी, है ना? इन ब्रैकेट यहाँ पर ये इन टर्म्स को कंबाइनली में थीटा बोल देता हूँ, अभी एक साथ वैल्यूज रखेंगे, ठीक है? इसकी 1/1 वैल्यू रखेंगे। मतलब इसको सॉल्व कर देते हैं, डी से डी कैंसिल हो रहा है, यहाँ से डी से स्मॉल डी कैंसिल हो रहा है। टी की वैल्यू आपको क्या मिल रही है? ये इक्वल आ रहा है लैम्डा अपॉन पाई μ-1 इंटू थीटा। थीटा की वैल्यूज यहाँ से रखूंगा अभी मैं। टी की वैल्यू आपको मिल रही है लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन 6000 एंगस्ट्रम, तो 6 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन μ-1, म्यू की वैल्यू आपको 1.5 गिवन है, तो दिस इज 0.5 इंटू पाई इंटू थीटा और है, सो दिस इज 12 इंटू 10 की पावर -7 1/पाई इंटू थीटा। ये बना एक्सप्रेशन। अब थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखिए, आपको टी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। थीटा की वैल्यू π/6 रखे हैं अगर हम लोग बेटा, थीटा की वैल्यू π/6 रखिए, तो ये क्या बन रहा है? वो 12/6 इंटू 10 की पावर -7 बनेगा क्या? थीटा की वैल्यू π/6 रख दी तो, है ना? ओके, बोलो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल होगा, बाई 6 आएगा, तो ये कितना आ रहा है? 0.2 माइक्रोमीटर आ जाएगा। ओके, इसी तरह से
यहाँ पर जब 5 पाई बाई 6 रखेंगे तो पाई बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 और है, तो उसमें 5 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 माइक्रोमीटर बन जाएगा। इसी तरह से 7 पाई बाई 6 रखेंगे तो पाई बाई 6 के केस में इतना तो आ ही था, इसमें 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1.4 माइक्रोमीटर बन जाएगा। 11 पाई बाई 6 करेंगे तो ये 2.2 माइक्रोमीटर बन जाएगा। 13 पाई बाई 6 करेंगे तो 2.6 माइक्रोमीटर बन जाएगा। तो ये वैल्यूज आपको थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखने पे मिलने वाली है। ठीक है, ओके, बताइए। तो इन वैल्यूज को लेकर के हम कोई स्लैब यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। टी की हमें ये वैल्यूज मिल रही है। तो अब आंसर देखिए, आंसर में क्या था, 0.2 माइक्रोमीटर हो सकता है, 1 माइक्रोमीटर हो सकता है, 1.4 माइक्रोमीटर, 1.4 माइक्रोमीटर भी हो सकता है। 1.6 माइक्रोमीटर हमें वैल्यू नहीं मिली है, हमें 1.4 मिली है या फिर सीधे 2.2 मिली है। तो 1.6 माइक्रोमीटर कैन नॉट बी द थिकनेस ऑफ द शीट। सो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, बताइए। वाईडीएसई के अंदर जितना वेरिएशन पॉसिबल था ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें देख ली। अब तो बाकी की चीजें क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्लियर होंगी। अब इसके अलावा देखिए, सिर्फ एक वाईडीएसई का ही सेटअप नहीं है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करते हैं। ऐसे और भी कई सारे सेटअप्स हैं, और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। ठीक है, तो अब कुछ इसी तरह से कुछ अदर इंटरफेरेंस सेटअप हैं जो हमें समझने हैं, जो हमारे सिलेबस में भी आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है सम अदर इंटरफेरेंस सेटअप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है लॉयड्स मिरर, डबल एल है। ठीक है, क्या है लॉयड्स मिरर, ये क्या है, किस तरह का सेटअप है। तो यहाँ पर हमने ले ली है बेटा एक स्क्रीन। देखिए, अब वाईडीएसई आपने पढ़ लिया तो उसका हम डायरेक्टली यहाँ पर बेनिफिट लेने वाले हैं। बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी, आपको सिर्फ सिमिलैरिटी चेक करनी है। देखिए, ये एक स्क्रीन मैंने ली हुई है। ठीक है, स्क्रीन ली हुई, सॉरी स्क्रीन है ये। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक रख दिया है प्लेन मिरर। देखिए, इस तरह से मैंने एक प्लेन मिरर यहाँ पर प्लेस कर रखा है, परपेंडिकुलर है इसके, देख पा रहे हैं। इस तरह से मैंने एक प्लेन मिरर यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। अब चाहे तो अभी यहाँ पर मैंने साइज ये दिखा दिया, ये देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ऐसे इसके अलावा क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने एक सोर्स ऑफ लाइट रखा है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है ये, लैम्डा वेवलेंथ की लाइट वेव्स एमिट कर रहा है। ओके, ये जो सेटअप मैंने दिखाया आपके सामने, इसको समझिए। आप बोलेंगे यहाँ पर बेसिकली ये जो सोर्स है, इस सोर्स से लाइट जारी होगी। अगर मैं स्क्रीन पे कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करूं, लेट स्क्रीन पे मैंने ये एक पॉइंट कंसिडर किया हुआ है, तो इस पॉइंट पे जो लाइट आएगी वो कहाँ से आएगी। तो एक तो बात ये पॉसिबल है कि सोर्स से डायरेक्टली आ रही होगी, है ना बेटा। एक सोर्स, एक तो ये पॉसिबल है रे। एक रे ऐसी भी होगी जो यहाँ स्क्रीन पे कहीं इंसिडेंट हो रही है, इस मिरर पे कहीं इंसिडेंट हो रही होगी, रिफ्लेक्ट होकर के आ रही होगी, ऐसे कुछ। बताइए ठीक है क्या। तो अगर आप यहाँ पर देखिए तो इस केस में भी दो लाइट वेव आई है किसी भी पॉइंट पे ऑन द स्क्रीन पे। आपसे मैं पूछूं कि भाई ये लाइट वेव कहाँ से आई है, तो आप इसको क्या करेंगे, सिंपली इसको आप बोल सकते हैं ना यहाँ पर कि ये जो लाइट वेव है ये कहीं और से नहीं आई है, बल्कि ये जो इसकी इमेज बनेगी ना, इस एस की जो इमेज बनेगी ना, एस डैश, यहां से आ रही है लाइट, ऐसा बोल सकते हैं। बताइए, इसका जो इमेज बन रही होगी, इस मिरर से जो इमेज बन रही होगी, वहां से आ रही है लाइट, ऐसे बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट सोर्स है एंड उसकी जो इमेज सोर्स है, इन दोनों को हम एज स्लिट कंसिडर कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ये एज अ स्लिट है। एंड ये हो गया प्लेन ऑफ द स्लिट, जैसा कि वाईडीएसई के अंदर होता था हमारे पास। ठीक है बेटा, यहां से ये देखो, ये जो पॉइंट था जिसको मैं पॉइंट पी बोल रहा हूं अभी, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है।
पॉइंट पी की जो एंगुलर पोजीशन है, इसको मैंने बोल दिया थीटा। इसको मैंने क्या बोल दिया बेटा? थीटा बोल दिया। आपसे पूछूं मैं, बताइए कि पॉइंट पी पे जो दो लाइट वेव आपको मैंने दिखाई है, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा? तो पाथ डिफरेंस तो आप बोल सकते हैं कि बहुत आसान है लिखना। देखिए ध्यान से देखिए, पाथ डिफरेंस एट पॉइंट पी कितना होगा बताओ, कितना होगा? तो आप बोलेंगे पाथ डिफरेंस जो होगा वो होगा, एक काम करते हैं, इनको S1 S2 बोल देते हैं, थोड़ा सा फैमिलियर साउंड करेगा। तो S2P माइनस S1P, बोलो यही होगा क्या पाथ डिफरेंस? यही होगा क्या पाथ डिफरेंस? बताओ भाई जल्दी से कोई, बोलो भाई। जितना पाथ ये है उतना ही पाथ तो ये है, एक ही बात तो है। तो हम यहाँ पर इस पाथ को ना बोल करके मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ S2P, ये है एक पाथ और एक पाथ ये है, बोल सकते हैं ऐसा। इसी को आपने यहाँ से बेंड करके, ये देखिए, ये जो पाथ था ना, इसको आपने यहाँ ना लेकर के यहाँ ले लिया, एक ही बात है ना? बताओ भाई। तो ये हो गया S2P माइनस S1P। इस रिलेशन के अंदर आप क्या कर सकते हैं? पाथ डिफरेंस आपको मिल रहा है, पाथ डिफरेंस अगर आपको मिल रहा है तो थीटा ग्राम में देखेंगे तो सिमिलरली वही सारी चीजें आपको वापस से दिख रही हैं। बट थोड़ा सा एक यहाँ पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इस लाइट वेव को देखेंगे आप तो ये डायरेक्ट ली गई है पॉइंट पी तक, बट ये जो लाइट वेव है ये पहले यहाँ आई है एंड इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के गई है। मिरर जो होगा वो तो बेसिकली ग्लास का बना होता है जनरली, एंड किसी डेंसर मीडियम से जब कोई लाइट वेव रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें एक एडिशनल फेज चेंज आता है। ये पॉइंट आपने वेव्स के अंदर पढ़ा था, याद है आपको? किसी डेंसर मीडियम से जब लाइट कोई भी वेव रिफ्लेक्ट होती थी तो वहां पर एक एडिशनल पाथ डिफरेंस हम कंसीडर करते थे लैम्डा बाई 2 का। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये वाली जो लाइट आपने कंसीडर की है उसमें इतना ही पाथ नहीं होगा। जब आप पाथ डिफरेंस की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर पाथ डिफरेंस में इसको इसके अंदर एक एक्स्ट्रा पाथ लेकर के चलना पड़ेगा अगर आप रिजल्ट को कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं। तो S2P प्लस लैम्डा बाई 2 हो जाएगा क्योंकि इसमें एडिशनल फेज चेंज आया, एडिशनल पाथ डिफरेंस यहाँ पर आ गया। बताइए समझ पा रहा है ना? एडिशनल फेज चेंज आता है जिसको इक्विवेलेंटली हम पाथ डिफरेंस से यहाँ पर मैनेज कर लेते हैं। तो ये मैंने लिख दिया है। अब इस रिलेशन को यहाँ पर ऐसे लिख देता हूं मैं, S2P माइनस S1P प्लस लैम्डा बाई 2, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स। आप इसको देखें अगर तो बाकी सारी चीजें अब सेम रहने वाली हैं। S2P माइनस S1P, एंगुलर पोजीशन पॉइंट P की गिवन है तो हम इसको d sin थीटा सिंपली बोल सकते हैं, प्लस लैम्डा बाई 2 हो जाने वाला है ये। ठीक है। अगर ये डिस्टेंस कैपिटल डी है जैसे कि YDSE के अंदर भी होती थी, अगर ये डिस्टेंस y है, वहां पर हम x बोल देते थे, यहाँ पर y बोल रहे हैं, है ना? तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि भाई फॉर स्मॉल एंगल थीटा साइन थीटा ऑलमोस्ट टेन थीटा के इक्वल होगा एंड टेन थीटा की कितना होगा? y बाई कैपिटल डी होगा। तो डी y बाई कैपिटल डी प्लस लैम्डा बाई 2 इक्वल होने वाला है डेल्टा एक्स के। अब इस पॉइंट पे आप बोलोगे कि भारत भाई फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज क्या होना चाहिए? डेल्टा एक्स की वैल्यू एन लैम्डा के इक्वल होनी चाहिए। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू एन लैम्डा अगर रख देंगे यहाँ पर तो डी वाई बाई कैपिटल डी आपको एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2 मिलने वाला है। बोलो बेटा, आप इस रिजल्ट को सॉल्व करें तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू डी वाई बाई कैपिटल डी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि y की जो वैल्यूज आएंगी वो 2n माइनस 1 डी लैम्डा बाई 2d आने वाली है। बताइए ठीक है? ओके, समझ पा रहे हैं? ये वैल्यू है, ये पोजीशन। एंड फॉर डार्क फ्रिंज, अगर डार्क फ्रिंज बन रही होगी, देखिए प्रोसेस सेम है, रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। रिजल्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पर हो रहा है, जहां पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है वहां पर जो फॉर्मूला हमें दिख रहा है वो फॉर्मूला रिजेंबल हो रहा है यहाँ पर डार्क फ्रिंज जो होती थी YDSE की उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, है ना? बट प्रोसेस सेम था। डार्क फ्रिंज के लिए यहाँ पर देखेंगे तो आप बोलेंगे डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी? अब देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू, अब यहाँ पर आपको पता है हम यहाँ पर डेल्टा एक्स ऐसे लिखते थे 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 ऐसे लिखते थे, जहां पर n की वैल्यू होती थी 1 2 3 एंड सो ऑन। बोलो ठीक है ना? समझ लीजिए ये पॉइंट, देखिए n की वैल्यू यहाँ पर क्या होती थी? 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे होती थी। अब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो लैम्डा बाई 2 आएगा,
n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 लैम्डा बाई 2 आएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 लैम्डा बाई 2 आएगा, 3 रखेंगे तो 5 लैम्डा बाई 2 आएगा। ऐसे ही था ना। हम इस रिलेशन को एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम इसको 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 भी लिख सकते हैं। बस आपको यहाँ पर सिर्फ n की जो वैल्यूज हैं इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। n की वैल्यू 0 रखी है, देखिए इसके अंदर n की वैल्यू 0 रखी है, क्या आएगा, क्या आएगा, लैम्डा बाई 2। n की वैल्यू 1 रखिए, क्या आएगा, 3 लैम्डा बाई 2। n की वैल्यू 2 रखिए, क्या आएगा, 5 लैम्डा बाई 2। ऐसा चल रहा है कुछ, तो आप यहाँ पर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है बेटा, ओके। सो दिस इज द रिलेशन। मैंने इस रिलेशन को इस बार डेल्टा एक्स के लिए यूज कर लिया है। तो ये जो इक्वेशन मैंने ऑब्टेन की थी, इस इक्वेशन में डेल्टा एक्स की वैल्यू रख रहा हूँ। मैंने n की ये वैल्यू क्यों ली है, क्योंकि इससे रिजल्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाइड दिखने वाला है आपको। ये बन रहा है एक्सप्रेशन, आपको क्या दिख रहा है, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई दोनों तरफ है, कैंसिल आउट हो जाने वाला है। इस तरफ n लैम्डा बचेगा, तो y की वैल्यू आपको इक्वल मिलेगी n लैम्डा n d लैम्डा बाय स्मॉल d। ये रिलेशन आपको मिलने वाला है, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, बताइए समझ पा रहे हैं। यहाँ पर n की वैल्यू कुछ डिफरेंट है, यहाँ पर n की वैल्यू देखो 0 नहीं हो सकती इस एक्सप्रेशन के अंदर, क्योंकि n की वैल्यू 0 होने का मतलब y की वैल्यू आपको नेगेटिव मिलने लगी। तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी बेटा यहाँ पर। ठीक है ना, ओके। ये जो रिजल्ट मैंने लिखा है, इस रिजल्ट में आपको दिख रहा है कि अगर आप इस एक्सप्रेशन के अंदर n की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको y की वैल्यू 0 मिल रही है। तो n की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, और ये पोजीशन कौन सी है, ये पोजीशन है डार्क फ्रिंज की। मतलब इस बार सेंटर ऑफ द स्क्रीन जो है वहां पर मिनिमा मिलने वाला है आपको। ठीक है ना, तो आप बोल सकते हैं मिनिमा occurs at center O of screen। ओके, पॉइंट O पर मिनिमा आपको मिलेगा। बताइए समझ पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अब जब सेंटर पर डार्क फ्रिंज बन गई है तो आप बोल सकते हैं कि भाई सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल नॉट फॉर्म। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिसिंग है इस बार पूरे पूरे इंटरफेरेंस पैटर्न में, जिसको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोलते थे, ऐसी कोई चीज है ही नहीं है। ठीक है ना, ओके। आप यहाँ पर इसको याद रखने के लिए बोल सकते हैं, याद रखने के लिए कि पोजिशंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज गेट इंटरचेंज्ड। आप याद रखने के लिए बोल सकते हैं, कभी आप भूल जाएं फॉर्मूले या कुछ भी, तो आप इस लाइन को याद रखेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बताइए समझ पा रहे हैं ना, ओके। इसके अलावा आप यहाँ पर अगर फ्रिंज विथ आपसे पूछा जाए फ्रिंज विथ, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई केवल पोजीशंस इंटरचेंज हुई है, बाकी सारे रिलेशन एज इट इज चल रहे हैं। तो फ्रिंज विथ अभी भी उतनी ही मिलेगी आपको, डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। बताइए समझ पा रहे हैं, तो और कोई चेंज नहीं है इसके अलावा। देखिए नेक्स्ट है बाइलेट्स स्प्लिट लेंस। ये क्या है, इसको पहले समझते हैं अरेंजमेंट को। बेसिकली यहाँ पर एक ये लेंस था, मैं पहले ऐसे ही रफ डायग्राम बना देता हूँ। देखिए ये एक लेंस था, ठीक है बेटा। इस लेंस के सामने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट नहीं है बेसिकली, ये एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। इसके सामने यहाँ पर एक स्क्रीन थी, ये देखिए यहाँ पर एक स्क्रीन प्लेस्ड है, ऐसे कुछ, ओके। ये जो लेंस मैंने यूज किया हुआ है, इस लेंस की कुछ फोकल लेंथ है, लेट एफ फोकल लेंथ मैंने यहाँ पर ले ली। अगर आपको पता है कि अगर हम यहाँ पर देखें, लेट अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, इसको मैंने कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है इस तरफ, मींस एफ के बियॉन्ड रखा हुआ है, तो इमेज इस तरफ बनेगी। बताओ बेटा, इमेज इस तरफ बनेगी, हमें पता है ना। तो इस तरफ कहीं इमेज इसकी बन रही होगी, बियॉन्ड एफ के इधर है तो बियॉन्ड 2f इस तरफ इमेज बन रही होगी कहीं पर, तो यहाँ पर कहीं इमेज बन रही है, मान लेते हैं सर। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ।
मैंने आपसे बोला कि मैंने क्या किया, इस लेंस को कट किया है दो इक्वल हाफ्स में। लेंस को क्या किया, दो इक्वल हाफ्स में कट किया। एंड कट करने के बाद जैसा कि वहां पर हम करते थे कि हमने इन दोनों ही लेंस को कट करने के बाद इस तरह से स्लाइटली क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है इस तरफ, ऐसे कुछ। एंड बीच का जो गैप था यहां पर एक स्टॉपर लगा दिया है। स्टॉपर लगा दिया मतलब यहां पर कोई भी लाइट यहां से पास ना हो, ठीक है, ऐसा कुछ। तो अब क्या होगा, अब आपको पता है कि आपने ये पूरा का पूरा केस पढ़ा हुआ है, आपने, आपको पता है कि अगर आपने इस तरह से शिफ्ट किया है तो इट सिंपली मीन्स कि अगर ये डिस्टेंस मैं डी एज्यूम कर लूं, तो अब जो नई प्रिंसिपल एक्सिस होती है, नई प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है वो यहाँ पर आ जाती है इसकी, एंड इसकी जो नई प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो यहाँ पर आ जाती है, इन दोनों ही पार्ट्स के लिए, है ना बेटा, ठीक है। आपको पता है कि इमेज कहाँ बनेगी, इमेज, तो इमेज बनाने वाला कॉन्सेप्ट वही होता था कि इसके लिए देखेंगे आप, इस वाले लेंस के लिए देखेंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, तो इमेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी। लेट यहाँ पर कहीं इमेज बन रही है, ये देखिए यहाँ पर कहीं पोजीशन मान ली है। इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इसके लिए ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसके लिए इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी यहाँ पर कहीं। अब ये सारी चीजें तो हम कर ही चुके हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। एक रे डायग्राम भी बना देते हैं, लेट यहाँ पर एक रे डायग्राम भी बना देते हैं कि यहाँ से जो रे गई होगी वो कुछ ऐसे पास हो रही होगी। थोड़ा सा इधर कहीं आएगा पॉइंट, पॉइंट कहीं इधर आएगा ऐसा, लार्ज इमेज बनेगी हमें पता है, तो कुछ ऐसे यहाँ पर रेज पहुंची होंगी। देखिए यहाँ पर मैंने डिस्टेंसेस इतनी एक्यूरेट नहीं ले रखी है, इसलिए डायग्राम उतना क्लियर नहीं बन रहा है, बट दिस इज द केस, ऐसा कुछ हो रहा है। यहाँ से ये रे ऐसे जा रही होगी, एंड जो रे यहाँ से गई थी ऑप्टिकल सेंटर से वो ऑलमोस्ट ऐसे चली जाएगी, है ना। इधर के लिए भी सेम चीज, जो रे ऐसे गई थी ऑप्टिकल सेंटर से वो ऑलमोस्ट ऐसे चली जाएगी, एंड जो रे ऐसे गई थी इधर, यहाँ से कहीं से पास होगी। तो मैंने ये रफली एक डायग्राम आपको बना करके दिखाया है, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। इस वाले पार्ट को अलग से देखिए, इस वाले पार्ट को ही देखिए केवल, यहाँ से जो रे जा रही है ऐसे वैसे गई हैं, इस वाले रीजन के अंदर लाइट पहुंची है, यहाँ से जो लाइट जा रही है इस वाले लोअर हाफ ऑफ द लेंस से वो ऐसे पहुंची है, इस वाले रीजन के अंदर पहुंची है। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है बेटा, इस वाले पोर्शन पे लाइट दोनों ही सोर्सेस से आ रही है। अब दो सोर्सेस यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर सोर्सेस हैं ये, इसको S1 बोल रहा हूँ मैं, इसको S2 बोल रहा हूँ। डायग्राम जब आप क्लियरली बनाएंगे तो दोनों एक ही प्लेन पे आएंगे, ठीक है। जब आप क्लियर डायग्राम की बात करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों एक ही प्लेन पे आएंगे। अभी थोड़ा सा शिफ्ट दिख सकते हैं आपको, ओके। तो ये है नया सोर्सेस, एंड इन सोर्सेस से जो लाइट आ रही है वो यहाँ पर है ओवरलैपिंग रीजन। ये जो ओवरलैपिंग रीजन आप देख रहे हैं, इस ओवरलैपिंग रीजन के अंदर दोनों सोर्सेस से लाइट आ रही है, सो दैट यहाँ पर क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। अब इसके बाद का जो पूरा का पूरा केस है वो कुछ भी स्पेशल नहीं है। आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए, आप इतने पार्ट को हाइड कर दीजिए। आपने S1 S2 की पोजीशन बता दी, इतने पार्ट को हाइड कर दीजिए। अब ये सिंपली YDSE वाले जो रिलेशंस थे वो सारे के सारे रिलेशंस एज इट इज आप यहाँ पर लगा सकते हैं। वहां पे भी तो ऐसे ही था, दो प्लेट्स थे, दो सोर्सेस थे, तो सेम रिलेशंस आप यहाँ पर एज इट इज अब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ओके। बस आपको सिर्फ यहाँ पर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए
सोर्सेस S1 S2 इनकी पोजीशन पता होनी चाहिए, है ना। तो अगर यहाँ पर ये U है तो ये V होगा। फोकल लेंथ की हेल्प से आप V की पोजीशन बता सकते हैं पहले तो। अगर ये आपने दोनों ही लेंसेज को D सेपरेट किया है तो यहाँ पर स्लिट्स के बीच का सेपरेशन जो होता है उसको हमें लेना है। तो आप यहाँ पर अगर इसको D डैश मान लें तो यहाँ पर D की वैल्यू निकाल सकते हैं उसी तरह के कॉन्सेप्ट से जब आप दो इमेजेस के बीच का सेपरेशन निकालते थे, तो वैसे ही आप यहाँ पर D निकालेंगे, है ना। बाकी सारे रिलेशंस वैसे ही लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ, ऑल द रिलेशंस आर सिमिलर टू दैट ऑफ YDAC। बस आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क यहाँ पर ये वाला करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाए। तो ये है ओवरलैपिंग रीजन, एंड जहां पर ओवरलैपिंग रीजन है वहीं पर बेटा एग्जैक्टली आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने वाला है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक केस है, नेक्स्ट केस। अब ये है नेक्स्ट, फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म। फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म ये क्या है, देखिए इसको समझ लीजिए। लेट यहाँ पर ये एक थिन प्रिज्म है, देखिए ये देखिए एक थिन प्रिज्म है, ठीक है। थिन प्रिज्म है, स्मॉल एंगल वाला। एंड एक ऐसे ही आइडेंटिकल एक थिन प्रिज्म और है, ये देखिए। इन दोनों ही थिन प्रिज्म को मैंने जस्ट इनके बेसिस से ऐसे ज्वाइन कर दिया और ऐसा अरेंजमेंट बना दिया, तो दो प्रिज्म हो गए, इसलिए इस अरेंजमेंट का नाम ही है फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म, ठीक है। अब इस थिन प्रिज्म के सामने यहाँ पर देखिए मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रखा है जिसको मैं बोल रहा हूँ एस। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर मैंने एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रख दिया है एस, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ही है, ओके। एंड यहाँ पर मैंने रख दी बेटा एक स्क्रीन, ये देखिए ये मैंने रख दी स्क्रीन। अब क्या होगा, अगर दोनों आइडेंटिकल लेंसेज थे, आइडेंटिकल प्रिज्म थे, तो इसका एंगल अगर अल्फा है तो इसका एंगल भी अल्फा होगा। अच्छा, थिन प्रिज्म के केस में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि बेसिकली जब भी थिन प्रिज्म की बात करेंगे, है ना, तो थिन प्रिज्म से होने वाला जो डेविएशन होगा, पैरेक्सियल रेज की बात करते थे, तो डेविएशन की वैल्यू हमें फिक्स मिलती थी कितनी, μ-1 वाला जो एक फॉर्मूला हमने देखा था वही वाला फॉर्मूला, है ना। एंड हमने यहाँ पर थिन प्रिज्म के केस में ऑब्जेक्ट के की इमेज कहाँ पर बनेगी इसका रिलेशन भी निकाला हुआ था, इसका एक रिलेशन निकाला था, आपको याद है क्या आपको ये वाला कॉन्सेप्ट। देखिए इस रिलेशन को देखिए, ये वाला रिलेशन आपको याद है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज कहाँ पर बनी, एक्स डिस्टेंस पे इसके ऊपर किस तरफ कहीं, ये वाला रिलेशन आपको याद है। तो मैं इसी रिलेशन को अब रेफर कर रहा हूँ डायरेक्टली, तो आपको ये पूरा डेरिवेशन याद होगा कि हमने किस तरह से किया था, दो रेज ली थी, दोनों ऐसे डेविएट हुई थी, है ना, ये वाला रिलेशन, ठीक है। ओके, तो अब इसी रिलेशन को मैं यहाँ पर लेकर के चल रहा हूँ। बेसिकली अगर कोई लाइट रे, मैं सिर्फ एट अ टाइम एक प्रिज्म को देख रहा हूँ, कोई लाइट रे अगर ऐसे जाए, प्रिज्म वन, ऊपर वाले को प्रिज्म वन बोल दिया है, तो प्रिज्म वन में ऐसे जाएगी, इंसिडेंट हुई अगर ये लाइट रे, 1 मिनट। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, एट अ टाइम मैं सिर्फ एक प्रिज्म को देख रहा हूँ। लेट प्रिज्म वन से जो लाइट रे जाएगी जस्ट यहाँ पर आई होगी, जस्ट यहाँ पर बेस के क्लोज आकर इंसिडेंट हुई होगी, वो रे हमें पता है कि ये डेविएट हो जाएगी ना अपने पाथ से, अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। किस तरफ डेविएट होगी, तो आपको पता है जो रे ऐसे जाती है वो ऐसे डेविएट होती है, ऐसे जाती है ऐसे डेविएट होती है, तो इस तरफ ये प्रिज्म डेविएट करेगा। तो ये प्रिज्म, ये लाइट रे इस तरफ कुछ डेविएट हो गई, कुछ ऐसे मान लिया मैंने, ठीक है। जो लाइट रे ऐसे गई होगी वो भी सेम एंगल पे डेविएट होगी। थिन प्रिज्म की बात करते हैं तो हम ऑलमोस्ट सारी के सारे स्मॉल एंगल्स की ही बात कर रहे होते हैं, तो ऐसे जाएगी ये भी, बोलो ठीक है ना। पहले मैं देख लूं एंगल्स सही लिए मैंने, तो इसको एक्सटेंड करूंगा अगर मैं पीछे की तरफ, ये आ रही है लाइट, ये देखें
कुछ ऐसे यहाँ पर ये जो लाइट रे है जो स्ट्रेट ऐसे जा रही थी वो स्ट्रेट ना जा करके अपने पास से टर्न हो गई है, स्ट्रेट ना जा करके अपने पास से टर्न हो गई बाय दिस एंगल डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू वही ए म्यू माइनस 1, ठीक है। अल्फा मतलब यहाँ पर अल्फा है, ये लाइट रे भी अपने पास से टर्न हो गई बाय दिस एंगल डेल्टा। ये वाला फॉर्मूला याद, ये वाला कॉन्सेप्ट याद है ना आपको। इसी तरह से जो लोअर हाफ में जो लाइट रे एंटर की होगी, लोअर हाफ को देखिए, आप सिर्फ लोअर हाफ को देखिए, तो लाइट जो ऐसे गई होगी ऑलमोस्ट पैरेलल, वो इस तरफ टर्न होगी, बताइए ऐसे कुछ इस तरफ टर्न होगी, है ना बेटा। एंड जो लाइट ऐसे जाएगी ऐसे, वो लाइट कैसे टर्न होगी, वो लाइट कुछ ऐसे टर्न होगी। मैं पहले एक बार डायग्राम को चेक कर लेता हूँ कि सही बना है कि नहीं, एंगल्स सेम रखने हैं हमको। ये यहाँ पर आ रही है लाइट, यस ओके, ठीक है। तो जो लोअर हाफ में लाइट रे इंसिडेंट हुई है वो इस तरफ टर्न हुई है, देखो यहाँ वाली बेस के पास जो आई है, और जो इस पॉइंट पे आई थी वो ऐसे ना जाकर के वो भी डेल्टा एंगल पर टर्न हुई है। तो अब ये दोनों ही प्रिज्म का सेपरेटली अपना अलग अलग एक कॉन्सेप्ट था रेज को टर्न कराने का, तो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट बन रहा है। तो अपर हाफ में मतलब फर्स्ट प्रिज्म में जो लाइट इंसिडेंट हुई है वो किस रीजन में जाकर के स्प्रेड हो गई है, तो आप बोलोगे इस रीजन में जाकर के स्प्रेड हुई है। एंड लोअर हाफ में जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो किस रीजन में स्प्रेड हुई है बेटा, तो वो इस वाले इस रीजन में स्प्रेड हुई है, ओके। तो ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है ये ऐसा रीजन है जहां पर दोनों से लाइट पहुंच रही है, तो आप बोलोगे कि दिस इज द ओवरलैपिंग रीजन। ये क्या हो गया, ओवरलैपिंग रीजन हो गया। एंड यहाँ पर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने वाला है क्योंकि दो सोर्सेस हैं जहां से लाइट आ रही है। अच्छा, दो सोर्सेस कौन से हैं वो, तो वो दो सोर्सेस होंगे ये दोनों इमेजेस जहां से लाइट आती हुई दिखेगी। तो एक सोर्स ये हो गया है S1 बोल देते हैं इसको, एक सोर्स ये हो गया S2 बोल देते हैं। इन दोनों का जो प्लेन है वो सेम ही होगा भाई। अब अगर आप एकदम एक्यूरेटली सारी चीजें करेंगे तो आपको दिखेगा S1 S2 दोनों का प्लेन ये वाला होगा। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो D मैं बोल देता हूँ। अब ये अलग बात है कि हम D की वैल्यू लिख सकते हैं, है ना। D की वैल्यू भी अभी हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर दोनों स्लिट्स से स्क्रीन का जो सेपरेशन है उसको कैपिटल D बोल रहे हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं यहाँ पर देखिए ध्यान से, आप यहाँ पर चाहें तो बोल सकते हैं कि भाई ये जो एंगल था ये डेल्टा है, ये देखिए ये जो एंगल है ये डेल्टा है, ये जो एंगल है ये डेल्टा है। तो इस डेल्टा की वैल्यू बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल एंगल की बात हो रही है। तो ये जो आपको यहाँ पर ट्राइंगल दिख रहा है उसमें डेल्टा की वैल्यू बहुत स्मॉल है। तो 2 डेल्टा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 डेल्टा इक्वल होगा d बाय दिस लेंथ एंड लेट दिस लेंथ इज a। तो d बाय a, यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ रही है, d की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, तो d की वैल्यू इक्वल आ रही है 2a इंटू डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, डेविएशन इन केस ऑफ थिन प्रिज्म इक्वल होता था अल्फा म्यू माइनस 1। अल्फा हो जाएगा, कैपिटल ए की वैल्यू अल्फा हो गई, तो ये है डी, ठीक है। हमने डी की वैल्यू निकाल दी है, ओके। अब आपको डी मिल गया है, कैपिटल डी आपको पता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो आपने यूज की है वो लैम्डा है, सारी चीजें तो आपको पता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सीधे सीधे जो YDSE वाले रिलेशन थे उनको यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बट उनको यहाँ पर इन टर्म्स में ही लिखना पड़ेगा, जैसे कि स्मॉल डी आपको इस टर्म में मैंने लिख करके दिखाया है। ऐसे ही अगर आप चाहें तो कैपिटल डी भी इन टर्म्स ऑफ डेल्टा भी लिख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ डेल्टा कैपिटल डी कैसे लिखेंगे, तो आप यहाँ पर चाहें तो इसको देखिए, इसको इस वाले लेंथ को मैंने b बोल दिया है, इस वाली लेंथ को मैंने क्या बोल दिया बेटा, b बोल दिया है। तो आप यहाँ पर चाहें तो फ्रिंज विड्थ कैसे लिखें हम लोग, फ्रिंज विड्थ अगर लिखनी होती मुझे, बाकी सारी चीजें सेम है, फ्रिंज विड्थ लिखेंगे तो ये d लैम्डा बाई स्मॉल d होता। कैपिटल डी की वैल्यू a प्लस बी हो जाएगी क्या, भाई ये a है ये b है तो a प्लस बी हो जाएगी कैपिटल डी। तो a प्लस बी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी की वैल्यू 2a अल्फा म्यू माइनस 1, ये हो गया है।
तो बीटा की वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर एक स्पेशल केस दे दिया जाए, देखिए ये तो एक जनरल केस की लिए बात हो रही है, अब इसके अंदर एक स्पेशल केस, इफ सोर्स इज एट very large distance from the prism, so that is a tends to infinite हो गए। अगर a tends to infinite हो जाएगा तो इस रिलेशन को मैं बीटा को इस फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से a को कॉमन कर लीजिए ऊपर वाली साइड, ऊपर वाले पार्ट से, तो 1 प्लस b बाई ए बनेगा इंटू लैम्डा बनेगा। नीचे वाले पार्ट से भी एक कॉमन था तो कैंसिल हो गया, तो 2 अल्फा म्यू माइनस 1 बन रहा है। अब a की वैल्यू इनफाइनाइट प्लेस कर दीजिए, तो लैम्डा अपॉन 2 अल्फा म्यू माइनस 1, दिस विल बी द फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा इस स्पेशल केस के अंदर, अदरवाइज तो यही फॉर्मूला था, अदरवाइज फॉर्मूला यही है। इस स्पेशल केस के लिए फॉर्मूला चेंज हो गया इस फॉर्म में। ठीक है क्या, बताइए, समझ पा रहे हैं? ओके, यस सर। देन एक पॉइंट और यहाँ पर देख लीजिए, बस लास्ट है, जस्ट यहाँ पर एक चीज और हो रही है। यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा जाए, बताइए अगर यहाँ पर अगर आपको ये ओवरलैपिंग रीजन पता है, अगर ये ओवरलैपिंग रीजन पता है आपको, ये वाला, अगर मैं इसको एल बोल दूं, ठीक है, इस ओवरलैपिंग रीजन को, ओके, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी ऑब्टेन करेंगे, हम ये भी लिख सकते हैं भाई। बीटा अगर हमें पता है तो एल बाई बीटा हम कर देंगे, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ फ्रिंजेस मिल जाएंगी। एंड और जो भी चीजें यहाँ पर आपको दिख रही होंगी इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। एक फॉर्मूला और है यहाँ पर, इस ट्राइंगल को देखो, यहाँ पर अगर मैं इस ट्राइंगल को कंप्लीट करूँ, ये वाला ट्राइंगल ले लो और ये वाला ट्राइंगल ले लो, दोनों ट्राइंगल में एंगल्स तो थीटा ही थे, सेम थे दोनों तरफ, है ना, दोनों ट्राइंगल में एंगल्स तो सेम ही थे। तो अब क्या होगा, यहाँ पर दोनों में tan थीटा लिख दो, तो स्मॉलर ट्राइंगल के अंदर tan थीटा लिखेंगे तो d/2 बन रहा है। यहाँ पर देखो ये क्या बन रहा है, d/2/a, है ना, ओके। बिगर ट्राइंगल के अंदर ये क्या बन रहा है, बिगर ट्राइंगल के अंदर ये बन रहा है l/2/b। तो मैं ये एक रिलेशन और यूज कर लेता हूँ इन दोनों ट्राइंगल के अंदर, d/2/a इक्वल है l/2/b। यहाँ से लेंथ ऑफ द ओवरलैपिंग रीजन अगर आपको बताना होता तो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं bd/a। लेंथ ऑफ द ओवरलैपिंग रीजन अगर आपको पता है तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी फॉर्म होंगी ये भी पूछा जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस लिख सकते हैं, एल थी ओवरलैपिंग रीजन की लेंथ एंड टोटल बीटा है फ्रिंज विथ, तो एल बाई बीटा। बताइए, ठीक है, ओके।